हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 2 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ओपेक, यानी कि हम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही नीलगिरी रीजन में जो ट्राइब्स हैं वो काफी न्यूज में रही हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हाल ही में रिलीज किया गया जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 है इसके बारे में देखेंगे। बॉब अलमनदेव स्ट्रेट के बारे में देखेंगे। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे पिपरावा रिलिक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the organization of the petroleum exporting countries. So यहाँ पर जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, OPEC was established during the Baghdad Conference by the 5 founding members including UAE. And second, the headquarters of the organization has been located in Vienna, Austria since its inception. And third, in 1968, declaratory statement emphasized the permanent sovereignty of member nations over their natural resources. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो स्टेटमेंट है थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि आप ध्यान रखेंगे ओपेक का जो फाउंडिंग मेंबर है 5, उनमें यूएई शामिल नहीं है। यूएई ने बाद में ओपेक ज्वाइन किया है। इसके साथ ही अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो उसकी स्थापना से ही हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में नहीं रहा है। शुरुआत में इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में स्थित था, बाद में इसको शिफ्ट किया गया है। हम यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। ओपेक की बात करें तो OPEC is a permanent intergovernmental organization with a significant impact on global energy stability. And there were 5 founding members जिनमें है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब and Venezuela. So United Arab Emirates was not among the founding members. And the headquarters were originally located in Geneva, Switzerland and only moved to Vienna, Austria in 1965. So the 1968 Declaratory Statement of Petroleum Policy in member countries was a landmark document that asserted the right of oil-producing nations to exercise permanent sovereignty over their natural wealth, moving away from the dominance of sovereign oil companies. So this principle allowed member states to unify petroleum policies and secure stable prices for producers while ensuring a regular supply to consuming nations. अभी हाल ही में ये ओपेक काफी न्यूज में रहा है बिकॉज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अनाउंस किया है दैट इट विल एग्जिट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड द ब्रॉडर OPEC plus alliance with the decision taking effect from 1st of May 2026. आप ध्यान रखेंगे ओपेक की जो स्थापना है वो की गई है 1960 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the tribal communities of नीलगिरी। यहाँ पर नीलगिरी का जो आदिवासी समुदाय है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है,
The Kurumba tribe is traditionally associated with the ancient Pallava Empire and is known for honey gathering. And second, the Irula tribe is recognized for its deep knowledge of herbal medicine and forest produce collection. And third statement, both tribes are historically forest dwelling and reside in the mid to lower elevations of the Nilgiri hills. और यहाँ पर ये जो नीलगिरी की आदिवासी समुदाय हैं उनसे संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप ध्यान रखेंगे जो कुरुम्बा ट्राइब है ऐसा माना जाता है कि इनका संबंध पल्लव साम्राज्य से रहा है और ये हनी गैदरिंग के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही जो इरुला ट्राइब है वो काफी ज्यादा इसलिए मानी जाती है कि उनको जो जड़ी बूटियां हैं या जो वन चिकित्सा है उसके बारे में काफी ज्ञान है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So the Nilgiri biosphere is home to several unique indigenous groups, and the Kurumbas are an ethnic group traditionally linked to the ancient Pallav Empire. So they are famous for their ability to scale steep cliffs to gather honey using handmade wine ladders. इसके साथ ही इरुलाज की बात करें तो इरुलाज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटीज इन द रीजन, possess vast knowledge of forest ecology and herbal medicine, and they are historically known for catching snakes and rats. So both are forest dwelling scheduled tribes residing across the Nilgiri hills, and they maintain a unique tribal hierarchy where their skills, art, and sorcery for their Kurumbas and medicine for the Irulas are respected. So the recent rediscovery of prehistoric rock art at Orpare highlights their long-standing spiritual and physical connection to the landscape as the site remains sacred to both communities. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रही ये जो दो ट्राइब्स हैं कुरुम्बा और इरुला ये संबंधित हैं नीलगिरी रीजन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सचेत जो कि एक इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सचेत जो कि एक एकीकृत चेतावनी प्रणाली है, इसको किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, सेकंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, थर्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, या फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आपको बताना है जो ये एक इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है जिसका नाम है सचेत, ये किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसको डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने यानी कि सी डॉट ने। आप देख सकते हैं The Department of Telecommunication and National Disaster Management Authority are mobile-based disaster strengthening communication systems. So the integrated alert system, जिसका नाम है सचेत, is operational across all states and union territories. So it was developed by the Center for Development of Telematics, and it is based on the common alerting protocol recommended by the International Telecommunication Union. So this system sends geo-targeted SMS alerts in multiple languages during disasters. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो सचेत है ये एक इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 was released by which ministry? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ये जो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 है ये हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है इसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिलीज्ड द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट ऑन नेशनल पंचायती राज डे। So this report acts as a performance report card for the Gram Panchayats evaluating grassroots governance. And around 3,635 Gram Panchayats were classified as front runners, while 118,824 were performers. So participation reached 97.3%, covering over 2.59 lakh Gram Panchayats across 33 states and UTs. So this index uses 150 indicators and 230 data points aligned with the localization of sustainable development goals. Based on their composite Panchayat Advancement Index scores, Gram Panchayats are classified into 5 performance categories. और ये जो 5 कैटेगरीज हैं ये हैं अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट एंड बिगिनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Bob Almondale Strait connects which of the following water bodies? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है बॉब अलमनदेव जो जल डमरू है मध्य है ये किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, सेकंड रेड सी एंड गल्फ ऑफ अडेन, थर्ड मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी या फिर अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। आपको बताना है कि जो बॉब अलमनदेव स्ट्रेट है वो किन 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कनेक्ट करती है रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन को। आप देख सकते हैं सो बॉब अलमनदेव स्ट्रेट इज अ क्रूशियल जियोग्राफिकल लिंक इन द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क और ये कनेक्ट करता है रेड सी को विद द गल्फ ऑफ अडेन which then opens into the Arabian Sea and the wider Indian Ocean. So its strategic importance stems from its role as the southern entrance to the Suez Canal route. Without access to this strait, the canal would be unreachable from the south. So this strait is bordered by Yemen on the Arabian Peninsula and Djibouti and Eritrea in the Horn of Africa. So this strait is divided into 2 channels by Perim Island, with the western channel being the primary route for large commercial tankers and container ships. And because it facilitates the movement of over 30 million tons of LNG and millions of barrels of oil annually, it is often a target of geopolitical leverage. So the recent escalation of ballistic missile attack from Yemen-based rebels has highlighted its status as a gate of tears, as a closure here disrupts the energy security of Europe and North America and forces a massive
costly diversion around the Cape of Good Hope. तो आप ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में जो यमन बेस्ड रिबेल्स हैं, उनके मिसाइल अटैक्स की वजह से ये बाब ऑलमनडेव स्ट्रेट काफी न्यूज में रहा है। और ये जिन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, वो दो वाटर बॉडीज हैं रेड सी एंड गल्फ ऑफ अडेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Nahargarh Wildlife Sanctuary, recently seen in the news, is located in which state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में छाया रहा जो नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, राजस्थान, असम या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्थित है राजस्थान राज्य में। आप देख सकते हैं, सो ये अभी हाल ही में न्यूज में रहा because the Rajasthan High Court recently set aside a national board for wildlife panel decision that denied wildlife clearance to Taj Amber, a five-star property located about 97 meters from the Nahargarh Wildlife Sanctuary boundary. सो नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इट इज लोकेटेड जस्ट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर राजस्थान एंड इट इज अ स्मॉल सेंचुरी ऑफ 52 स्क्वायर किलोमीटर एंड इज सिचुएटेड इन द अरावली रेंज. So the sanctuary is named after Nahargarh Fort, a historic fort built in the 18th century by Maharaja Savai Jai Singh II, the founder of Jaipur. So ये जो सेंचुरी है, it connects ecologically with the other forest areas like Ranthambore Tiger Reserve, and within the sanctuary is the Nahargarh Biological Park, which covers 720 hectares and focuses on conservation, including species like Bengal tigers, Asiatic lions, and sloth bears. So the sanctuary featured a rugged terrain with the hills, valleys, seasonal streams, and a dry deciduous forest typical of the semi-arid region, including trees such as dok, babul, khijuri, and bear. इसके साथ ही फौना की बात करें तो कॉमन स्पेसीज इंक्लूड लेपर्ड्स, वाइल्ड बोर्स, डियर, लॉयन, टाइगर, स्लॉथ बियर एक्सेट्रा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The sacred Piprava relics were originally discovered in which state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पिपरावा के जो पवित्र अवशेष हैं वो मूल रूप से भारत के किस राज्य में पाए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात. अभी हाल ही में ये जो पिपरावा के रिलिक्स हैं ये काफी न्यूज में रहे हैं. आपको बताना है कि ये रिलिक्स मूलतः भारत के किस राज्य में पाए गए थे, जिन्हें अभी हाल ही में लेह ले जाया गया है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो ये पाए गए थे उत्तर प्रदेश में. आप देख सकते हैं The sacred Piprava relics of Gautam Buddha were recently brought to Leh, marking a major spiritual event in the region. So these relics were originally discovered in 1898 at Piprava Stupa in Uttar Pradesh by William Clanton Pitt. So they include bone fragments believed to belong to Buddha along with crystal caskets, gold ornaments and gemstones. So an inscription in Brahmi script links the relics to the Sakya clan, confirming their historical authenticity, and the Piprava site is associated with ancient Kapil Vastu. So the recent transfer of relics to Ladakh highlights their continuing religious, cultural and diplomatic significance in Buddhism.
तो आप ध्यान रखेंगे, पिपरावा रिलिक्स जो हैं ये मूलतः संबंधित रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और अभी हाल ही में इनको लेह लद्दाख ले जाया गया है। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।